ओके बेटा, आज हम रिवीजन के साथ शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है आपके रिवीजन टेस्ट शुरू हो गए हैं। थर्सडे को आपका हिंदी का रिवीजन टेस्ट है, जिसका सिलेबस मैंने आप लोगों को भेज दिया हुआ है। आपने आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में देख लिया होगा, आपको आ चुका है सिलेबस। रिवीजन टेस्ट 1 के जो टॉपिक्स हैं उनमें लिंग और वचन भी है ग्रामर के, जो कि मैंने एक वीडियो बनाकर भेजी है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें से आप लिंग और वचन को अच्छे से रिवाइज करेंगे। आपकी PT3 और PT4 दोनों वचन बदलो हैं उसमें, राइट। और लिंग बदलो भी आपको मैंने करवाए हुए हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं। वचन बदलो के 15 वर्ड्स PT3 के हैं, 15 वर्ड्स PT4 के हैं, और लिंग बदलो भी है, राइट। आपने वो भी करने हैं। ठीक है, उसके बाद एक ग्रामर का और टॉपिक है जो हम कल करेंगे, राइट। आपने देख लिया हुआ है। इसके अलावा पाठ है, पाठ ज्वालामुखी और कविता इसे जगाओ। ठीक है, आज हम ये दोनों चैप्टर्स रिवाइज करने जा रहे हैं बेटा। ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे, राइट। ज्वालामुखी पाठ किसी को याद है हमने इसमें क्या पढ़ा था? रेज योर हैंड्स अगर किसी को कुछ भी याद है इस चैप्टर में से। हाँ जी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। 3 प्रकार के ज्वालामुखी, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। यस सिया। मैम हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, और मैम ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, और मैम ज्वालामुखी क्या होता है, और मैम ओके, वेरी गुड सिया। यस हर्षिका। हमने इसमें पढ़ा था ज्वालामुखी के 3 प्रकार, ज्वालामुखी, उसके लाभ और हानि। हाँ, इसके लाभ और इसकी हानियां भी हमने पढ़ी थी, और इसके हमने प्रकार पढ़े थे। वेरी गुड। ओके, चैप्टर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, साथ साथ में समझाने लगी हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, किसी से भी बीच में से मैंने कोई भी क्वेश्चनिंग कर लेनी है उसमें से। पाठ प्रवेश। इस पाठ में बच्चों को ज्वालामुखी पर्वत के बारे में अपेक्षित जानकारी दी गई है। विषय के अनुरूप कठिन शब्द अवश्य आए हैं, अतः इन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करें। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं, हम इन्हें भी जानेंगे, क्लियर करेंगे। ज्वालामुखी के विषय में जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। हमें ज्वालामुखी के बारे में इतनी सारी नॉलेज है, इतना कुछ इसमें लिखा भी हुआ है, लेकिन अभी भी जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, वो ज्वालामुखी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वे ज्वालामुखी के विस्फोट से होने वाले जान माल के नुकसान को रोकना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है ज्वालामुखी अचानक से फट जाते हैं और पता ही नहीं होता उसके बारे में कुछ भी, है ना। तो जो वैज्ञानिक है वो ऐसा कुछ ढूंढना चाहते हैं कि अगर ज्वालामुखी में विस्फोट हो तो जो लोगों की जानें चली जाती हैं उसको रोका जा सके, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। यह भी भूकंप की तरह एक प्राकृतिक आपदा है। रिमेम्बर 2-3 दिन पहले भूचाल आया था रात को, है ना, एकदम से हम सब डर गए। हाँ जी, 2 टाइम्स, है ना, 2 बार आया और हम सब लोग एकदम से घबरा जाते हैं। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है ना। जो भी उसका एपिसेंटर रहा होगा, उसका केंद्र रहा होगा, उसके आसपास बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है ना, जिस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। भूकंप पर हमारा कोई वश नहीं है ना, कभी भी भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारा उस पर कोई भी वश नहीं है। इसी तरह से जो ज्वालामुखी होते हैं उन पर भी हमारा कोई वश नहीं होता। 1883 ईस्वी में क्राकातोआ द्वीप पर हुए
ज्वालामुखी विस्फोट ने लगभग 36,000 लोगों की जानें गई। 36,000 ज्वालामुखी में विस्फोट होने से इतने सारे लोगों की जान चली गई। इससे निकलने वाला लावा करीब 800 मीटर ऊंचाई तक गया। बहुत बड़े पहाड़ होते हैं ना, जिनमें से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वोल्केनो विस्फोट होता है ना, एक्सप्लोड होता है उसमें। उस इतना ऊंचा गया, 800 मीटर्स ऊंचा चला गया। ठीक है। यद्यपि क्राकातोआ द्वीप जावा और सुमात्रा द्वीपों के मध्य स्थित है, लेकिन इस विस्फोट की आवाज तुर्की के इस्तांबुल तक सुनाई देती है। इतना जोर से धमाका होता है कि बहुत ज्यादा दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। आइए अब ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय, सुषुप्त नहीं बोला बेटा, सुषुप्त, सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय, सुषुप्त और मृत, 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? एक्टिव वॉल्केनोस, एक्टिव, जिनमें अक्सर विस्फोट होते रहते हैं। लोगों को पता है कि यहाँ जो ज्वालामुखी है इनमें विस्फोट होते रहते हैं और वहां उसके आसपास के एरिया में दूर तक लोग नहीं रहते। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुए उन्हें सुषुप्त कहते हैं, कि उनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है लेकिन अब काफी समय से विस्फोट नहीं हुआ। ठीक है। जिन ज्वालामुखियों में कभी विस्फोट नहीं हुए उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन कभी कभी मृत ज्वालामुखी में भी ज्वालामुखी भी विस्फोट कर हजारों आदमियों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कभी विस्फोट नहीं हुए, लेकिन उनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। लोग समझ लेते हैं कि मृत ज्वालामुखी है, यहाँ पर कभी विस्फोट नहीं होगा, उसके आसपास लोगों का बसेरा बन जाता है, रहने लगते हैं और अचानक से उसमें विस्फोट होता है जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्राकातोआ ज्वालामुखी है। इसे मृत ज्वालामुखी समझ लिया गया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, उसमें 36,000 लोगों की जान चली गई। और ये जो ज्वालामुखी था, इस ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी समझ लिया गया, लेकिन इसमें अचानक से विस्फोट हुआ और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ज्वालामुखी शंकु आकार के होते हैं। शंकु आकार कौन सा होता है? कोन शेप। कैसे होते हैं? कोन शेप, है ना? कोन शेप के होते हैं ज्वालामुखी। शंकु नहीं यार, ट्रायंगल नहीं होता। ट्रायंगल तो ये होता है, दिस इज ट्रायंगल। ये शंकु होता है, कोन, लाइक आइसक्रीम का कोन होता है ना, जैसे उसे कहते हैं शंकु आकार। हाँ, ट्रायंगल को त्रिकोण कहते हैं। ये होता है शंकु यानी कोन शेप, और ये होते हैं त्रिकोण जिसके 3 कोने होते हैं, ये होते हैं ट्रायंगल। तो जो ज्वालामुखी होते हैं ये शंकु आकार के होते हैं, कोन शेप के, राइट। ज्वालामुखी के सिर पर एक मुंह बना होता है। यहाँ पर जैसे एक मुंह सा बना हुआ है। ये तो बहुत छोटा है, वो तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, है ना। इसी से ज्वालामुखी का लावा बाहर आता है।
यहाँ से जमीन के अंदर से वो जो सारे पदार्थ है वो यहाँ से उसके मुंह से बाहर आते हैं। ज्वालामुखी के मुंह का व्यास 2-3 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा हो सकता है। उसके मुंह का जो व्यास है इतना बड़ा वो ज्वालामुखी हो सकता है कि उसके जो मुंह का व्यास है वो 2-3 किलोमीटर हो सकता है। 2 to 3 किलोमीटर्स कि कितना बड़ा ज्वालामुखी होता होगा वो। निकास का यह रास्ता पृथ्वी के भीतरी भाग से जुड़ा होता है, जमीन के अंदर से जुड़ा होता है। यहाँ से वो बनता बनता ऊपर आता आता फिर यहाँ पर ऐसे 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 सारा विस्फोट हो जाता है और वो सारा बह जाता है। आपने पढ़ा एसएसटी में? ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये शेप होती कौन शेप। ये तो नीचे से जमीन होती है ना, तो जमीन के साथ ये सारा यहाँ से फिर वो निकलता 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 बहता होगा। ऊपर से वो विस्फोट होता है और नीचे बहकर आ जाता है। नीचे से ऊपर ऐसे जाता है, विस्फोट होता है और ऊपर से फिर वो बहता 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 नीचे आता है और दूर तक बहता चला जाता है, उसका जो लावा होता है। ठीक है, एसएसटी में पढ़ा है आप लोगों ने वॉल्केनोस, है ना? चलो, विस्फोट के समय चट्टान के टुकड़े, राख, लावा, भाप तथा विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं। विस्फोट के बाद पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म पदार्थ हवा के संपर्क में आने के बाद ठंडे हो जाते हैं और ज्वालामुखी के मुंह के चारों ओर जमा होकर शंकु की शक्ल ले लेते हैं। जैसे जमीन है ना, जमीन से यहाँ से विस्फोट हुआ तो ये बहता 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 शंकु आकार ले लेता है, पूरा वो बहता जाता है। ठीक है, नहीं वहीं पर वो उस शेप में आ जाता है। ठीक है, चलो, प्राय यह समझ लिया जाता है कि ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद ही अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं, पर कई बार बिना विस्फोट के भी अंदर के पदार्थ बाहर आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि विस्फोट हो, कई बार बिना विस्फोट के भी बाहर पदार्थ निकल आते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को ठोस, द्रव तथा गैस के रूपों में देखा गया है। अब जो ज्वालामुखी होता है उसमें 3 तरह की चीजें निकलती हैं। ठोस भी निकलते हैं, द्रव भी निकलते हैं और गैसें भी निकलती हैं। राइट? ठोस का मतलब सॉलिड चीजें, उसमें जो सॉलिड चीजें होती है। राइट? द्रव मतलब लिक्विड्स, उसमें जो लिक्विड होते हैं। गैस मतलब गैस, उसमें से गैसेस भी निकलती हैं। ओके, खास बात यह है कि इससे निकलने वाला लावा इतना गर्म होता है कि आग की कई बड़ी भट्टियां भी इसके सामने कुछ नहीं है। हम अपने घर में एक छोटी सी गैस ही चलाते हैं, है ना? उसको हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हाथ जल सकता है ना? कितना ज्यादा वो चीजों को गर्म कर देती है। उसके ऊपर अगर हम कोई बर्तन रखते हैं तो बर्तन को भी हम हाथ नहीं लगा पाते, इतना गर्म हो जाता है। वो एक छोटी सी गैस है ना? और ये जो ज्वालामुखी में से आग निकलती है ये इतनी ज्यादा आग होती है कि इसके सामने कई सारी भट्टियां भी कुछ भी नहीं है। हाँ जी, मुझे बेटा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा लाउड बोलो। खत्म हो जाएगी वो। ठीक है, लावा का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है, 1200 डिग्री। लावा कितनी तेजी से बहेगा
यह तो जमीन की ढाल पर निर्भर करता है। जिस जमीन पर वो वोल्केनो बना हुआ है वो जमीन कैसी है, फ्लैट है, ढलान वाली है या कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। लावा उसमें से बाहर निकलता है। अगर वो जमीन बिल्कुल फ्लैट है तो लावा थोड़ा कम फैलेगा। अगर वो ढलान वाली है, जितनी दूर तक ढलान जाती जाएगी उतनी दूर तक लावा फैलता जाएगा। लेकिन इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी गई है। 1 घंटे में 80 किलोमीटर तक ये जा सकता है। 80 किलोमीटर कितना ज्यादा हो गया है ना। विद इन 1 आवर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर तक ये फैल सकता है। ज्वालामुखी के विस्फोटों ने अब तक असंख्य लोगों की जानें ली है। यही नहीं, मनुष्य के अलावा जीव जंतुओं को भी अपनी चपेट में लिया है। लेकिन एक विस्फोट से सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र उजाड़ बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इतना ज्यादा ये विस्फोट करता है, इतने सारे लोगों की जान को खतरा होता है, लेकिन हर चीज के 2 सिक्के होते हैं हर बात के। अगर ये नुकसानदायक है तो इसके कुछ ना कुछ लाभ भी हैं। ज्वालामुखी ने भी मानव सभ्यता को काफी कुछ दिया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास की भूमि काफी उपजाऊ हो जाती है। जो आसपास की लैंड होती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। उपजाऊ मतलब फर्टाइल। उस क्षेत्र की उपज कई गुना बढ़ जाती है। यह गर्म पानी के झरने व झीलों आदि का निर्माण करता है। गर्म पानी के झरने और झीलें भी इससे बनते हैं। इससे विभिन्न आकारों में पठार आदि भी बन जाते हैं। प्लेट्यूज होते हैं ना, आपने एसएसटी में प्लेट्यूज भी पढ़े होंगे, है ना, वो भी बन जाते हैं। ये देखने वालों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। देखने में सुंदर लगता है, वो कलरफुल सा, उसमें से बहुत सारी चीजें जो निकलती है, बहुत कलरफुल होता है। यही कारण है कि ज्वालामुखी क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस भी कई बार बन जाते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली भाप भी कम लाभदायक नहीं है। इससे बिजली का निर्माण भी किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इसकी भाप से। ठीक है, चैप्टर समझ में आया सबको? कोई किसी को डाउट? हाँ जी, नेचुरली ये बनते हैं, कहीं बन भी सकते हैं, बने भी होते हैं, ये ऐसे चलता है, नेचुरल प्रोसेस है ये। ठीक है बेटा, आई होप ये चैप्टर सबको समझ में आ गया। हाँ जी, ये बेटा अंदर ही अंदर जमीन के अंदर एक प्रोसेस चलता रहता है। नेचुरल प्रोसेस होता है जमीन के अंदर, उसी से बनता है। हाँ, वो पिघल कर बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे अंदर केमिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, तो उनमें रिएक्शंस होते रहते हैं, उससे वो बनता है। हाँ जी, क्या? मुझे बेटे समझ में नहीं आ रहा आपके। हाँ, कुछ ना कुछ यूज तो करते होंगे ना, बाकी साइंटिस्ट जो है वो और इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट पोएम ले रहे हैं, इसे जगाओ। कविता है इसे जगाओ। इसे जगाओ कविता किसकी लिखी हुई है? कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। बेटा आपको कवि के नाम के स्पेलिंग बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये कविता लिखी है। कविता पढ़ते हैं सबसे पहले। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को जगाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है,
भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा यह। घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, जरा इस आदमी को जगाओ। हाँ जी, बताती हूँ। इस कविता में कवि ने उस व्यक्ति को जगाने के लिए कहा है जो सोया है। सोया सिर्फ ऐसे करके नहीं सोया हुआ, जो कि अनजान है, जो आलस से भरा हुआ है, जिसे पता नहीं है कि उसे अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी है। यदि हम सोए रहेंगे तो हम कुछ पा सकते हैं? जो सोता है वो खो देता है ना। सोने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। इसमें कवि कहते हैं, कभी सूरज को कहते हैं, कभी पवन को कहते हैं कि ये जो व्यक्ति सोया हुआ है उसे जगाओ, इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया है सच से बेखबर है, इसे सच्चाई नहीं पता। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, पक्षी को कहता है इसके कानों में चहचहाहट करो ताकि ये उठे। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा। अगर ये सोया रह जाएगा तो बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, और जब ये देखेगा बाकी सब लोग आगे निकल गए हैं तो उन्हें पाने के लिए ये फटाफट से भागेगा। घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र का मतलब होता है तेज, क्षिप्र मतलब तेज, क्षिप्र गति अलग है। तेजी तेजी से भागना और तेजी तेजी से अपने काम कर लेना वो एक अलग बात है, लेकिन घबराकर भागना अलग है। घबराकर भागना अच्छा होगा या क्षिप्र गति से जाना अच्छा होगा? क्षिप्र गति से, है ना। तेजी से काम कर लेना अलग है, लेकिन जब आप भाग कर जाते हैं, घबराते हैं, तो वो अलग है। जो सही क्षण में सजग है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सही क्षण में सजग है का क्या मतलब है? जिस व्यक्ति को ये पता है कौन सा काम कब करना है, वही व्यक्ति सफल होता है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, जरा इस आदमी को जगाओ। राइट? पोएम आई समझ में? मतलब हमें समय रहते ही अपने काम कर लेने चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। राइट? गॉट इट? सबको समझ में आया? इन दो चैप्टर्स में किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने बहुत ध्यान से करने हैं, स्पेलिंग एरर्स नहीं करने हैं, कवि का नाम बहुत ही अच्छे से याद करना है। आपको पता है चैप्टर और पोएम में से आपको सीन और सीन कॉम्प्रिहेंशन भी आता है ना, पोएट्री का काव्यांश भी आता है और चैप्टर में से गद्यांश भी आता है। तो आपको बेटा चैप्टर और पोएम बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना भी है।